नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है माय विद्यालय। और हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य सरकार की। ये हमारा दूसरा भाग है हाई कोर्ट का। इससे पहले वाले भाग में हमने बात की थी हाई कोर्ट के संगठन की, उसके जजेस की, और आज बात करेंगे हम हाई कोर्ट के न्याय क्षेत्र की और उसकी शक्तियों की। उच्चतम न्यायालय की तरह ही उच्च न्यायालय को भी व्यापक एवं प्रभावी शक्तियां दी गई हैं। यह राज्य में अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक भी कहा जाता है। इसके पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। इसके अलावा इसकी पर्यवेक्षक एवं सलाहकार की भूमिका भी होती है। ठीक, यद्यपि संविधान में उच्च न्यायालय की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार के बारे में विस्तृत उपबंध नहीं किए गए, इसे संविधान में त्वरित न्यायाधिकरण की तरह बताया गया है। इसमें केवल इतना कहा गया है कि एक उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां वही होंगी जो संविधान लागू होने से तुरंत पूर्व में थी, लेकिन एक चीज और जोड़ी गई, वह है राजस्व मामलों पर उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, जो संविधान के पूर्व में इसके पास नहीं था। संविधान में उच्च न्यायालय को कुछ अतिरिक्त शक्तियां अन्य उपबंधों के द्वारा, जैसे न्यायाधीश, पर्यवेक्षण की शक्ति, परामर्श की शक्ति आदि भी दी गई है। वर्तमान में हाईकोर्ट को निम्नलिखित न्याय क्षेत्र और शक्तियां प्रदान की गई हैं। पहला, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा, रिट क्षेत्राधिकार, जिसे न्यायाधीश क्षेत्राधिकार भी बोला जाता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, और छठवां, अभिलेख का न्यायालय। ठीक, सातवां, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। अब बात करते हैं इनकी विस्तार से। बात करते हैं पहले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की। इसका अर्थ है कि उच्च न्यायालय की विवादों की प्रथम दृष्टि सुनवाई सीधे होगी, ना कि अपील के जरिए करने का अधिकार है। ये जो मामले हैं इसमें सीधे सुनवाई करने का अधिकार है किसको? हाई कोर्ट को। ठीक, यहां पर गलती से विभागों लिख गया है, ये विवादों हैं। ठीक, विवाद। बात करते हैं पहले की अधिकारिता का मामला। वसीयत, विवाह, तलाक, कंपनी कानून एवं न्यायालय की अवमानना। ठीक, न्यायालय की अवमानना। बात करते हैं दूसरे की संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद। तीसरा, राजस्व मामले या राजस्व संग्रहण के लिए बनाए गए किसी अधिनियम अथवा आदेश के संबंध में। चौथा, नागरिकों के मूल अधिकार का प्रवर्तन। पांचवा, संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से स्थानांतरित मामलों में। बात करते हैं रिट क्षेत्राधिकार की। संविधान का अनुच्छेद 226 एक उच्च न्यायालय को, एक हाईकोर्ट को नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य किसी उद्देश्य के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध एवं अधिकार प्रक्षा नामक रिट जारी करने का अधिकार देता है। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार मिलता है अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक, उसे सिर्फ ये आपकी जो 5 रिटें हैं मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही लागू कर सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। जबकि हाई कोर्ट जो है वो आपका मूल अधिकार का प्रवर्तन और अन्य किसी उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है। ठीक, किसी अन्य उद्देश्य के लिए पद का अर्थ है एक सामान्य कानूनी अधिकार का प्रवर्तन। ठीक, अब बात करते हैं उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अनन्य न होकर उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 के तहत समवर्ती है। इसका तात्पर्य है कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकार का हनन होता है तो पीड़ित व्यक्ति का अधिकार है कि वह या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकता है। यद्यपि हाई कोर्ट का इस संबंध में न्यायिक क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा विस्तारित है। ऐसा इसलिए क्योंकि
जो सुप्रीम कोर्ट है सिर्फ मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है हमारा, वो भैया अनुच्छेद 226 के तहत अन्य किसी समस्या के लिए भी रिट जारी कर सकता है। बात करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार की। हाई कोर्ट मूलतः एक अपीलीय न्यायालय है, जहां इसके राज्य क्षेत्र के तहत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई होती है। यहाँ दोनों तरह की सिविल एवं आपराधिक मामलों के बारे में अपील होती है। ठीक, मान लो किसी जिला न्यायालय ने कोई आदेश दिया या कोई फैसला दिया, हमको लगता है यदि वो फैसला गलत है तो भैया उसके खिलाफ अपन अपील कहाँ कर सकते हैं? हाई कोर्ट में उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। अब बात करते हैं दीवानी मामलों की। इस संबंध में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश निम्नानुसार है। पहला, जिला न्यायालय, अतिरिक्त जिला न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों और निर्णयों को प्रथम अपील के लिए कानून और तथा दोनों प्रकार के प्रश्नों के लिए सीधे हाई कोर्ट में लाया जा सकता है यदि परिणाम निर्धारित सीमा से अधिक हैं। ठीक, ये बात हो रही काय की? दीवानी मामलों की। बात करते हैं दूसरे की, जिला न्यायालयों एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों और निर्णय के विरुद्ध दूसरी अपील, जिसमें कानून का प्रश्न हो, तथ्यों का नहीं। ठीक, ये बात हो गई दीवानी मामलों की। बात करते हैं आपराधिक मामलों की। हाई कोर्ट का आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार निम्नलिखित है। पहला, सत्र न्यायालय और अतिरिक्त सत्र न्यायालय के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में तब अपील की जा सकती है जब किसी को 7 साल से अधिक की सजा हुई हो। यदि 7 साल से कम की सजा होती है तो भैया आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते। और ये भी ध्यान रखने योग्य है कि सत्र न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा दी गई सजाए मौत, जिसे आमतौर पर मृत्युदंड के नाम से जाना जाता है, पर कार्यवाही से पहले हाई कोर्ट द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। चाहे सजा पाने वाले व्यक्ति ने कोई अपील की हो चाहे ना की हो, ठीक, उसको भैया हाई कोर्ट देखेगा। दूसरे की, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में कुछ मामलों में लिखित सहायक सत्र न्यायाधीश, नगर दंडाधिकारी या अन्य दंडाधिकारी के निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। ठीक, अब बात करते हैं पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के बारे में। पर्यवेक्षण का अर्थ होता है सामान्य भाषा में देखना। हाई कोर्ट को इस बात का अधिकार है कि वह अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्र में सभी न्यायालयों व सहायक न्यायालयों के क्रियाकलापों पर नजर रखे कि भैया वो क्या कर रहे हैं, लेकिन इनसे अलग रहेंगे कौन? सैन्य न्यायालय और अभिकरण। बात करते हैं पहले की, मामले वहां से स्वयं के पास मंगवा सकता है, मतलब जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके पास से मामले हाई कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है, सामान्य नियम तैयार और जारी कर सकता है और उनके प्रयोग और कार्यवाही को नियमित करने के लिए प्रपत्र निर्धारित करता है। तीसरा, उनके द्वारा रखे जाने वाले लेखा सूची आदि के लिए प्रपत्र निर्धारित कर सकता है। ठीक, उनके लिए नियम बना सकता है। बात करते हैं चौथे की, क्लर्क, अधिकारी एवं वकीलों के शुल्क आदि निश्चित करता है। ठीक, अब बात करते हैं पर्यवेक्षण के मामले में हाई कोर्ट की शक्तियां बहुत व्यापक हैं, बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि यह सभी न्यायालयों एवं सहायकों पर विस्तारित होता है, चाहे वे हाई कोर्ट के अपील के क्षेत्राधिकार में हो या ना हो। दूसरा, इसमें ना केवल प्रशासनिक पर्यवेक्षण बल्कि न्यायिक पर्यवेक्षण भी शामिल है। तीसरा, यह पुनर्व्याख्यित न्यायिक क्षेत्र है। चौथा, स्वयं संज्ञान ले सकता है, किसी पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र आवश्यक नहीं है। ठीक, स्वयं यदि उसको लगता है, हमारे हाई कोर्ट को लगता है कि भैया ये चीज गलत हो रही है, तो उसे वो स्वयं संज्ञान में ले सकते हैं।
ठीक। तथापि यह शक्ति हाई कोर्ट को अधीनस्थ न्यायालयों और अधिक्रमणों के ऊपर असीमित अधिकार नहीं देती। यह एक असाधारण शक्ति है और इसलिए इसका प्रयोग केवल कभी कभार करना चाहिए। बिल्कुल, यदि कोई आवश्यक मामला है तो इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक। अब बात करते हैं पांचवें की, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की। अधीनस्थ न्यायालय पर एक उच्च न्यायालय के अपीलीय न्यायिक क्षेत्र एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारों जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, मतलब हम लोगों ने पिछली स्लाइड में उसकी बात की है, के अलावा प्रशासनिक नियंत्रण और अन्य शक्तियां रहती हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल है। पहला, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति एवं व्यक्ति की राज्य न्यायिक सेवा में नियुक्ति में राज्यपाल इससे परामर्श लेता है। ठीक। अब बात करते हैं दूसरे की, यह राज्य की न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीशों के अलावा ठीक के तैनाती, स्थानांतरण, सदस्यों के अनुशासन, अवकाश स्वीकृति कि भैया उनको छुट्टी कब देनी है, पदोन्नति आदि मामलों को भी देखता है। बात करते हैं तीसरे की, यह अधीनस्थ न्यायालय में लंबित किसी मामले को वापस ले सकता है यदि उसमें महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न शामिल हो और संविधान की व्याख्या की आवश्यकता हो। ठीक। अब बात करते हैं चौथे की, जैसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून को मानने के लिए भारत के सभी न्यायालय बाध्य होते हैं, उसी प्रकार से इसके कानून को उन सभी अधीनस्थ न्यायालयों को मानने की बाध्यता होती है जो इसके न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक। अब बात करते हैं अभिलेख न्यायालय की। अभिलेख न्यायालय के रूप में हाई कोर्ट के पास दो शक्तियां हैं। पहला, हाई कोर्ट के फैसले कार्यवाही और कार्य शाश्वत स्मृति और परिसाक्ष्य के लिए रखे जाते हैं, मतलब उनको उदाहरण के रूप में रखा जाता है। इन अभिलेखों को साक्ष्य के तौर पर रखा जाता है और अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही के समय इन पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। कोई ये नहीं कह सकता कि भैया ये गलत है। इन्हें कानूनी परंपराओं और संदर्भों की तरह माना जाता है। दूसरा, इसे न्यायालय की अवमानना पर साधारण कारावास या आर्थिक दंड या दोनों प्रकार के दंड देने का अधिकार प्राप्त है। न्यायालय की अवमानना पद को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। ठीक। हालांकि न्यायालय की अवहेलना अधिनियम 1971 में इसे परिभाषित किया गया है। ठीक। आप थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं शब्दों से बनाए जाते हैं। इसके तहत अवहेलना दीवानी अथवा आपराधिक किसी भी प्रकार की हो सकती है। सिविल अवमानना का अर्थ है एक न्यायालय में किसी भी निर्णय, आदेश, न्यायादेश अथवा अन्य प्रक्रिया का जानबूझकर पालन न करना। आपराधिक अवहेलना का मतलब किसी मामले का प्रकाशन या ऐसी कार्यवाही। ठीक। न्यायालय के प्राधिकार को कलंकित अथवा कम करना, न्यायिक कार्यवाही के प्रति दुराग्रह या उसमें हस्तक्षेप, किसी अन्य प्रकार से न्यायिक प्रशासन में अवरोध या हस्तक्षेप उत्पन्न करना। ठीक। अब बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की। हाई कोर्ट की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है। ठीक। यदि वे संविधान का उल्लंघन करने वाले हैं तो उन्हें असंवैधानिक और शून्य घोषित किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती। यद्यपि न्यायिक समीक्षा पदांश का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया, ठीक, कहीं भी नहीं किया, लेकिन अनुच्छेद 13 और 226 में हाईकोर्ट द्वारा समीक्षा के उपबंध स्पष्ट हैं। संवैधानिक वैधता के मामले में विधायी अधिनियमों अथवा कार्यपालिका के आदेशों को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। पहला, मौलिक अधिकारों का हनन, भाग 3। ठीक। दूसरा, जिस प्राधिकरण द्वारा यह तैयार किया गया है
यह उसके कार्य क्षेत्र से बाहर है, और तीसरा संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध हो। ठीक, अब थोड़ी सी बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हाईकोर्ट की जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है उसको कम किया गया था। ठीक, किसी भी केंद्रीय कानून की संवैधानिक व्याख्या पर हाईकोर्ट द्वारा विचार करने की मनाही कर दी गई थी कि भैया हाईकोर्ट जो है वो इस पर विचार नहीं कर सकता। लेकिन 43वें संविधान संशोधन अधिनियम 1977 43 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1977 में फिर मूल स्थिति बहाल कर दी गई। ठीक, तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। अगले वीडियो में बात करेंगे हम आपकी अधीनस्थ न्यायालयों की। ठीक, थैंक यू।